हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का आप पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरे उत्साह के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने सपनों का पीछा कर रहे होंगे। ये है टोटल प्रेप और आज हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एम लक्ष्मीकांत की किताब का चैप्टर नंबर 55। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बहुत ही इजी इस पे सवाल बनते हैं और इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स इसको छोड़ के रखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने जितने भी अभी तक हमारी T20 पॉलिटी की सीरीज में क्वेश्चंस कवर किए थे, इस बार के यूपीएससी प्री में 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, जो स्टैटिक पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, वो डायरेक्ट T20 पॉलिटी की सीरीज में कवर किए हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि होता क्या है कि हम कुछ नहीं करते हैं, लक्ष्मीकांत की किताब को पेशेंटली पढ़ते हैं और हर लाइन की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इसकी मीनिंग क्या निकल सकती है, इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। और आजकल यूपीएससी इसी तरह के सवाल पूछ रहा है कि इस बात का क्या अर्थ निकलता है, उस अर्थ से रिलेटेड आपको सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हमने कर ली। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी ये चैप्टर अगर हम पेशेंटली सुन लेंगे एक बार, तो कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो हम उसको आंसर कर लेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आपके लिए इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन, ये कमीशन कब और क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यानी इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारी आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट एनविजाज ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इवन द नीड ऑफ अ बॉडी एज सच। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे आज़ाद देश की जो सरकार होगी, भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा बनाई गई सरकार, जो कि भारतीयों के लिए बनाए गए संविधान के दायरे में काम कर रही होगी, उस संविधान, उस समाज के अंदर में भी ह्यूमन राइट्स के मामले इतने ज़्यादा होंगे कि एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें बनाना पड़ा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993, सो प्रिटी लेट इन द डे। आपको समझना पड़ेगा कि देश आज़ाद होने के बाद कई फेजेस से गुजर गया, पर ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स के लिए अलग से बॉडी नहीं बनाया गया था। तो अब 1993 में इसकी ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब इसे बनाना ही पड़ गया। इट वॉज अ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसमें काफ़ी हिस्सा खैर यूएन कन्वेंशंस का भी था। तो प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर किया था, प्रोमलगेटेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस जारी किया था ऑन सितंबर 28, 1993। ठीक है, तो उसके बाद ये इसको जो भी ऑर्डिनेंस होता है उसको विधेयक को लाना पड़ता है 6 महीने के अंदर में पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट से उसको पास कराना पड़ता है। तो उसके बाद सितंबर 28 को उन्होंने किया था प्रोमलगेट, तो इसको दोनों हाउसेस से बाद में पारित करवा दिया गया और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन भी कर दिया। ठीक है, द एक्ट केम इनटू फोर्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जनरली देयर इज अ बेसिक लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानून का, न्याय का एक बहुत ही बेसिक लॉ है कि जनरली स्पीकिंग कानून पीछे अप्लाई नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक कानून बन जाए कि बर्थडे पार्टी मनाना जुर्म है, मान लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज़ादी से लेकर आज तक जितने लोगों ने बर्थडे पार्टी मनाई है सब पे मामला बन जाएगा। तो आप समझिए कितना बड़ा अन्याय होगा। हमें तो पता ही नहीं था कि ये जुर्म है, हम तो बर्थडे पार्टी मनाए जा रहे थे। अब अगर आज आपने इसको डिक्लेयर कर दिया कि जुर्म है, तो अब से हम नहीं मनाएंगे। अब ये लॉ हम पर आप लागू कर सकते हैं, आप पीछे जाके लागू नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। हाँ, कुछ लॉज हैं, कई फाइनेंशियल लॉज भी भारत की सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू किए हैं। जैसा एक वोडाफोन का टैक्स से रिलेटेड मामला है, जो कि भारत सरकार ने उस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स लगा दिया, कई हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स बन गया। नया कानून बनाया, पहले नहीं था, उसके हिसाब से बोला कि इतने सालों का आप टैक्स भरो। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक भी ये मामला गया है, जहां पर कि भारत की सरकार हार गई है और उन्होंने कहा है कि हाँ, वोडाफोन पर आप ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लगा सकते। पर हमारी सरकार अभी भी एकदम कृत संकल्प है, दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हम इस मामले को परस्यू करेंगे, जो कि इंडिया के अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पे असर डालता है। खैर, इट इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। तो ये लागू हो गया फॉर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सितंबर 28 से, जब ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ था तभी से। क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता होगा, जब ऑर्डिनेंस लागू हो गया है तो तभी से वो कानून है। भले बाद में वो बिल पास होकर पार्लियामेंट से बना और राष्ट्रपति जी ने साइन किया, पर कानून, वो विधेयक जब वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था तभी से वो कानून है ना। तो वो कानून तभी से लागू हो रहा है। मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से हर एक जो ऑर्डिनेंस बाद में जाके बिल बनता है वैसे ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होता है। क्योंकि इसको ऑर्डिनेंस बना के लागू किया ही क्यों गया था? क्योंकि उसको उसी समय जारी करना सरकार के निगाह में ज़रूरी था। तो बाद में जो बिल बना, अगर वो 6 महीने बाद ही कानून इफेक्ट में आ रहा है, तो फिर तो सरकार पार्लियामेंट के सेशन में आने का वेट कर ही लेती है ना। ये देखते हैं, द कमीशन इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ठीक है, जो कि इसके नाम से ही पूरा सबको क्लियर है कि इस देश में ह्यूमन राइट्स का वॉच डॉग, एक डॉग है जो वॉच करता रहता है ना।
नाम से ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी मामले इस देश में उन सब के ऊपर ध्यान रखती है, निगाह रखती है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स क्या क्या कहलाएंगे? राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और इम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। ये 3 पॉइंट हैं जो कि एमसीक्यू बना के आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। किन राइट्स को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है? ठीक है, तो राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के राइट्स की कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे संविधान निर्माताओं ने। और साथ ही साथ अगर कुछ छूट भी गया है या उसके इतर भी, उससे अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां वगैरह होती हैं, कोवेनेंट्स वगैरह होती हैं, ट्रीटीज वगैरह होती हैं, जैसा कि मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस का भी इसमें रोल है। देखते हैं पॉइंट क्या कहता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट्स मीन द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ऐसा एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है जो कि जिन देशों ने साइन किया उनको अपने देश में लागू करना पड़ेगा। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल यानी आम जनता जो है उसके क्या अधिकार हैं और राजनीतिक अधिकार लोगों के क्या हैं। एंड द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था इन दिसंबर 16, 1966। देखिए, ये 1966 में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, हमने 1993 में इसको अमली जामा पहनाया है। ठीक है, ये तो 2 कवेनेंट हुए। और भी ऐसे जो भी कवेनेंट हैं जो अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते रहेगी। अगर यूएन इस तरह के कोई और कवेनेंट, कोई और राइट्स को सामने लाता है टेबल पे जनरल असेंबली में और भारत उनको साइन करता है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने जो है ये 2 अंतर्राष्ट्रीय कवेनेंट जिनकी हमने बात की, इनको 10 अप्रैल 1979 पे साइन कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद भी देखिए 1993 तक लग गया हमको इसको बनाने में। मेरे ख्याल से जब और इंतजार नहीं हो सका, जब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने दबाव बनवाया कि नहीं आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, तब इम्प्लीमेंट किया गया। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन आर, इसके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में नोट कहता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की किताब है टी.के. थॉमसन की, वहां से हमने लिया है। टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड इन देयर इंटायरिटी इन अ मोर फोकस्ड मैनर। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चाहिए। ऐसे सरकार से ऑपोजिशन भी पार्लियामेंट में कह सकता है कि भाई वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मीडिया उसको लेके बात कर सकती है ना, उसको लेके कोर्ट में कोई जा सकता है कि अरे सर यहाँ देखिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, जज भी कहेंगे कि हाँ देख के तो यही लग रहा है, फिर उसमें कोई टॉर्चर वाले कानून इम्प्लीमेंट वगैरह कर देंगे। पर ये सब एडहॉक मैनर होगा। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन अगर हम बना दें, ठीक है, जिसका कि फुल टाइम काम यही है, ये देखना कि कहीं देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं से शिकायत आती है तो जाके जांच करना। ठीक है, तो ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हमको बनाना पड़ेगा थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड इन देयर इंटायरिटी। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई छोटे छोटे मामले अलग अलग कहीं हो गए वैसा नहीं, ह्यूमन राइट्स का इसमें क्या मामला बनता है पूरा पूरा उसको देखने के लिए, और इन अ मोर फोकस्ड मैनर। ठीक है, तो पूरा फोकस उनका यही रहेगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर। दूसरा क्या इनका रीजन है बनाने का? टू लुक इनटू एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस। ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फोर्सेस कई जगह पर कुछ भी मामलों से डील करती हैं तो ऐसा आरोप लगता है कि इन्होंने ज्यादती कर दी है। ज्यादती मतलब क्या? जैसे कोई अगर प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे लग रहा है कि ये भीड़ अभी भी उग्र हो सकती है, कभी भी उग्र हो सकती है, हिंसा कर सकती है, बसों में आग लगा सकती है, दुकानें तोड़ सकती है, गाड़ियों को जला सकती है, क्या पता कुछ लोग खुद ही को आग लगा दें, या भीड़ में भगदड़ मच जाए, कुछ लोग दब के मर जाए, तो इस भीड़ को तितर बितर करना जरूरी है। ठीक है, इतना हम समझते हैं, इतना मानते हैं, कानून की नजर में इतना ओके है, यहाँ पे आपको बल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर हवा में बुलेट छोड़ने के बजाय, रबर की गोलियां छोड़ने के बजाय, आंसू गैस फेंकने के बजाय, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बजाय पुलिस भीड़ पे अगर गोली चलाने लगे और पता चले कि 1000 की भीड़ में 200 लोग मर गए हैं, ऐसा जलियांवाला बाग जैसा कांड हो जाए वहां पे, तब तो माना जाएगा कि पुलिस ने जो किया वो ठीक है, उनके करने के लिए जरूरी था, पर उन्होंने ज्यादती कर दी। इतना नहीं करना था, इतना नहीं करना था। ज्यादती यानी एक्सेस, ज्यादा कर दिया, उसका अर्थ यही है। ठीक है, तो इसकी जांच कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने ऐसा आदेश दिया है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वगैरह, तो जो खुद ही जिस पे आरोप लग रहा है वो खुद ही कैसे जांच कर सकता है? ये तो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगी बात, द बेसिक लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। कोई भी इंसान अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता है, कॉमन सेंस की बात है। तो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट एक बॉडी चाहिए, ठीक है, जो कि इन एक्सेसेस के एलिगेशंस को की जांच करे इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो इस मैनर में जांच करे। मान लीजिए इसके लिए तो कर सकते थे कि एक किसी रिटायर्ड लोकल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक कमीशन बिठा दी जाती, कोई भी ऐसा मामला होता तो बना दी जाती, वो जांच कर लेता। लेकिन क्या है कि इससे समझ में आता कि सरकार इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इससे समझ में आता है कि भारत सरकार ह्यूमन राइट्स के मामलों
को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, दुनिया में इसमें हमारी छवि सुधरती है और हमारे देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं उनका सरकार पे विश्वास बढ़ता है ना। तीसरा, टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। इस मामले में कई एफर्ट पहले ही किए जा चुके हैं, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट दिए जा चुके हैं, है ना। कानून में देयर हैव बीन लॉज दैट हैव बीन मेड अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, अगेंस्ट इस तरह की चीजें। लेकिन इनको एक अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए थी जो कि पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको चाहिए। जैसे पैसे का ट्रांजैक्शन लोग आपस में कर सकते हैं कहीं से भी, पर एक बैंक चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही ह्यूमन राइट्स का एक बैंक है ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 3 कारण हैं जिनके लिए इनको स्थापित किया गया है। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर रहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेयरपर्सन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी रिटायर्ड है। एंड मेंबर शुड बी अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड 3 पर्सन्स, और 3 लोग रहेंगे, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी अ वुमन। ये 3 लोग कौन रहेंगे? हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। जनरली एनजीओ राइट्स एक्टिविस्ट इस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जनरली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन बनते हैं। वो ना भी बने तो कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा, तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदि होते हैं बात बात पे सरकार को आड़े हाथ लेने के। सरकार की दया पे उनका करियर कभी निर्भर नहीं रहा होता है, और अपने करियर के पिनाकल पे पहुंच के जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज बने हुए रहते हैं, तो आए दिन वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, ये उनकी हैबिट होती है। एक ब्यूरोक्रेट को अगर आप लगा दोगे, बोल दोगे कि नहीं आपकी बॉडी इंडिपेंडेंट है, आप जो करना चाहे करिए, पर एक करियर की हैबिट है कि द ब्यूरोक्रेट हैज ऑलवेज टोड द गवर्नमेंट लाइन। हमेशा सरकार के हिसाब से ही ब्यूरोक्रेट चला है। अचानक से रिटायरमेंट के बाद, एक उम्र के बाद, वो ऐसे अपना एटीट्यूड बदल नहीं सकता। पर ये जो जज है सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो आउट ऑफ हैबिट हमेशा सरकार के अगेंस्ट जाते आए हैं, सरकार को मतलब आड़े हाथ लेते आए हैं, सरकार से सवाल पूछते आए हैं। यही उनका काम है, और ये इनका ओहदा हमेशा से इतना ऊंचा रहा है। जो रिटायर्ड जैसे जस्टिस काटजू हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, वो अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नहीं रहे, ना ही वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के कुछ हैं, पर वो एक ट्वीट भी करते हैं ना तो न्यूज़ बनती है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा वो मतलब सर्व कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप कोई पोजीशन देंगे तो पता चलेगा कि आप कितने गंभीर हैं इस मामले को लेके, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों को इसमें रिप्रेजेंटेशन देने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। इतने जो 5 फुल टाइम मेंबर्स थे, इनके अलावा भी द कमीशन हैज 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 5 मेंबर हैं ओरिजिनल, वो एक्स ऑफिशियो नहीं है, वो अपॉइंट किए जाते हैं। पर बाकी जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन, बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, इन लोगों को अलग से अपॉइंट नहीं किया जाता है। इन पोस्ट पे जो भी आदमी बैठेगा वो यहाँ का मेंबर बन जाएगा। कौन सी वो पोस्ट है देखिए, बाकी जितनी भी कमीशनों का नाम आपने सुना होगा, उनके चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, देन चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, ये नया बना है, एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्लस चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ऐसा क्यों, इन लोगों को क्यों यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है? देखिए, ह्यूमन राइट्स का जब वायोलेशन होता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रिसीविंग एंड पे जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, वो इंसान ऑलरेडी समाज के किसी वल्नरेबल वर्ग से आता है, समाज के ऐसे वर्ग से आता है जिसके अधिकारों का हनन बहुत आसान है, जो पहले ही समाज में रिस्क पे जीता है। इस बात को एज अ ब्यूरोक्रेट, एज एन एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट आपको समझना पड़ेगा कि जैसे हर इंसान की जिंदगी एक समाज में बराबर नहीं होती है। आप सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं आज क्या पढ़ूंगा, आज क्या करूंगा, आज कहाँ जाऊंगा, कहाँ घूमूंगा, वगैरह वगैरह। हर इंसान की जिंदगी इतनी सामान्य नहीं होती है। कई इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही बहुत सारे खतरों के साथ जीते हैं। महिलाएं हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों के राइट्स का तो अलग से आपको सोचना ही पड़ेगा, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ही उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और बहुत आसान होता है उनके अधिकारों का हनन कर देना। आप एक अदालत बनाइए, उस अदालत में व्हील चेयर के लिए रैंप मत बनाइए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने डिसेबल्ड लोगों के लिए उस अदालत को अब अलग कर दिया कि डिसेबल्ड आदमी इसमें घुस ही नहीं पाएगा। आपने ऐसा कहा नहीं अलग से, पर आपने उसके लिए रैंप भी नहीं बनाया, तो ये उसके मानव अधिकारों का हनन है। वो इस बात को चैलेंज करेगा जाके कहीं, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने या
या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ही इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए थे कई साल पहले कि देश के हर मॉल में, अस्पताल में और अदालतों में, पुलिस थानों में हर जगह रैंप बनाए जाएंगे कि व्हील चेयर वाला इंसान भी वहाँ पहुँच सके। ठीक है, चलिए इनके जो चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, वो जो 5 लोग अपॉइंट होते थे उनको कौन अपॉइंट करता था? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ अ 6 मेंबर कमिटी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर रहते हैं, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन रहते हैं। डेप्यूटी चेयरपर्सन क्यों रहते हैं? क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन तो खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, वो किसी कमीशन वगैरह का हिस्सा बनेंगे तो उनके पद की डिग्निटी कम हो जाएगी। लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन रहते हैं इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और राज्यसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ठीक है, एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर। ये सब लोग 6 लोगों की कमेटी होती है, रिकमेंडेशन देती है, राष्ट्रपति 5 लोगों को अपॉइंट करते हैं और बाकी 7 लोग उसमें बाई वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, फर्दर कोई भी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का नियम है, कोई भी आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको आप अपॉइंट करोगे, उसके साथ कुछ भी करोगे, उसके बॉस से पूछ के करोगे। ठीक है, तो ये होता है, वो बॉस जैसे चीफ जस्टिस हैं, वो इज अ मास्टर ऑफ द रोस्टर, किसको कौन से केस अलोकेट किए जाते हैं, ये चीफ जस्टिस के हाथ में ये पावर है। अब किसी जज को आप वहां से हटा के अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल रहे हैं तो चीफ जस्टिस को आपको बताना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। वो कह सकते हैं कि नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई ये जज कर रहे हैं, इनको आप यहाँ से मत हटाइए, बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं, उनकी सुनवाई पर असर पड़ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, इनको नहीं हटाते। इस तरह की बातें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किससे पूछ के होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ के होता है। ठीक है, फिर चेयरपर्सन और मेंबर जो हैं, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years, विच एवर इज अर्लियर। या तो 70 साल तक वो रहेंगे या 3 साल तक रहेंगे, जो पहले आ जाए। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि 3 साल पूरे हो गए पर उनके 70 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उनको फिर अपॉइंट किए जा सकते हैं। एक बार वो सर्व कर दिए ना ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, तो वो जो चेयरपर्सन है और मेंबर हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक बार ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपने जॉब कर ली ना भैया, उसके बाद अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में काम नहीं कर सकते, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में काम कर सकते हैं। जॉब में क्या काम करेंगे? और इतने सीनियर लोगों को कोई जॉब क्या देगा? कोई कमीशन में बिठा दिए या कहीं का राज्यपाल बना दिए, है ना, इस तरह के काम नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लालच उनके सामने रहा कि कमीशन में काम करने के बाद मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं बहुत ही अच्छे पद पर एक बहुत ही कुशी जॉब दे सकती है, जो कहते हैं आराम से जहां पर जिंदगी काट लूंगा मैं, ऐसी जॉब दे सकती है, ऐसा लालच अगर उनके सामने रहा तो जाहिर बात है कि सरकार ह्यूमन राइट्स के मामले में वायलेशन करती चली जाएगी और कमीशन के ये लोग उस मामले को दरकिनार नजरअंदाज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रह जाए, इसलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। अच्छा, उनको कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट जो है चेयरपर्सन या किसी भी मेंबर को हटा सकते हैं। देखिए, चेयरपर्सन को भी हटा सकते हैं, किसी भी मेंबर को भी हटा सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। किन सर्कमस्टांसेस में? या तो वो दिवालिया घोषित हो जाए, या अपने पता चले कि यहाँ काम करते करते वो कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं बाहर कहीं और, ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या अगर वो बोले कि अब देखिए इतने एजेड लोग हैं यहाँ पे, तो उनका शरीर या माइंड के हिसाब से वो अब इतने फिट नहीं रहे हैं कि वो काम कर सकें। ठीक है, या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाए बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी डॉक्टर के लिखने मात्र से नहीं हो जाएगा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी अदालत एंड अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोई सेशंस कोर्ट में पहुंच गया ऐसा नहीं है। अ कोर्ट जिसका कि दर्जा इतना बड़ा हो, इतने बड़े मामले पे, इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर वो फैसला सुना सके, ऐसी कोर्ट में जाके अगर डिक्लेयर हो जाता है कि दिस पर्सन इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको फिर राष्ट्रपति हटा देंगे, या फिर वो कन्विक्ट हो जाते हैं और इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा हो जाती है किसी जुर्म में उन्हें। ठीक है, इनके एडिशन में, इन सब के अलावा राष्ट्रपति किसी चेयरपर्सन या किसी और मेंबर को ऐसे भी हटा सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ठीक है, उन्होंने कोई गलत काम किया है या किसी और वजह से उन्हें लगता है कि ये अब काबिल नहीं रहे काम करने के। लेकिन इन मामलों में प्रेसिडेंट को जो है मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा फॉर एन इंक्वायरी। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछेगा तो लोग गेस नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, हेयरिंग नहीं करेगी, सिर्फ बाकायदा जांच करेगी, उसके बाद बोलेगी कि हाँ भाई ये जो बोला गया है ना, ये मामला सही है, इनको हटा देना चाहिए। तो राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे कि हाँ सर इनको हटा दीजिए आप, तो प्रेसिडेंट जो है उस चेयरपर्सन को या मेंबर को हटा सकते हैं और कोई कारण से भी। इनकी सैलरी, अलाउंस और जो भी कंडीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किए जाते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जब तक वो सर्व कर रहे हैं, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, तब इन कंडीशंस में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। ये जो ऊपर के प्रोविजंस हैं, ये किस लिए हैं? ताकि पूरे एनएचआरसी जो है पूरी तरह से ऑटोनॉमस रहे, इंडिपेंडेंट रहे और उनकी फंक्शनिंग में पूरी इम्पार्शियलिटी रहे। अब इनके काम देखते हैं, क्या काम है इनके। कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, या दो पॉइंट है, या तो वायलेशन होगा बाकायदा एक्टिवली या पासिवली, कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ना पब्लिक सर्वेंट या सरकार वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो वो सुओ मोटो कहते हैं, खुद ही बिना किसी के कंप्लेन के खुद ही एनएचआरसी किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, या कोई पिटिशन फाइल कर दिया, कोई आके पहुंच गया यहाँ पर फरियाद लेके कि सर देखिए गलत हो रहा है, या ऑन एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, या कोई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एनएचआरसी को कि भाई इस मामले में आप जांच करिए, देखिए क्या है मामला यहाँ पे, ठीक है। या कोई भी इस तरह का कोर्ट में चल रहा है मामला वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो एनएचआरसी उसमें इंटरवीन कर सकती है। वो ये नहीं कह सकता कि कोर्ट में मामला भाई आप कहाँ से घुस रहे हो, नहीं, उनका वही काम है, वो घुसेंगे, ठीक है। वो जेल्स को विजिट करेंगे, और जहाँ जहाँ एंड डिटेंशन प्लेसेस, जेल्स के अलावा भी कौन सी डिटेंशन प्लेसेस होती हैं, ठीक है, जैसे अस्पताल होते हैं मानसिक रोगियों के, पागल खाने होते हैं मान लीजिए, ठीक है, या और भी जगह डिटेंशन थाने वगैरह होते हैं, वहाँ वो जाएंगे टू स्टडी द लिविंग कंडीशंस ऑफ इनमेट्स, और बोलेंगे कि यहाँ पर उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। देखिए, कोई अगर क्रिमिनल भी है तो भी वो भी इस देश का नागरिक है, ठीक है, उसको कुछ बेसिक जिंदगी जीने के अधिकार हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स को रिव्यू करेंगे वो, जो कि किस लिए है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और रेकमेंड करेंगे कि इनको और कैसे अच्छे से और सख्त और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। वो ऐसे फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, और देखेंगे कि इनकी वजह से कैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह लोगों के अफेक्ट हो रहे हैं, और रेकमेंड करेंगे रिमीडियल मेजर्स की क्या किया जा सकता है। इसमें इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म क्यों है? क्योंकि काफ़ी समय क्या होता है, किसी टेररिस्ट के खिलाफ सरकार जब एक्शन लेती है तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह जो है वो कहते हैं कि देखिए सरकार गलत कर रही है आतंकवादियों के साथ, उनके भी अधिकार है, उन्हें पकड़िए, उन्हें अदालत में पेश करिए, जो भी मामला है चलाइए, उन्हें जेल में डालिए। उन्हें ऐसे इनकाउंटर करके मार दिया, बम फेंक दिया, 4 आदमी आतंकवादी ऐसे ही मर गए, ये ठीक बात नहीं है, ऐसा सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं। तो तब लोग कहते हैं कई बार कि यार आप ये जो आतंकवादी जो हरकतें करते हैं उनका लोगों के ह्यूमन राइट्स पे क्या असर पड़ रहा है, उस पर तो आप सवाल उठाते नहीं हैं। उन आतंकवादियों के साथ सरकार क्या कर रही है, इस पे आप सवाल उठाने आ गए हैं। इस पर वो जवाब देते हैं कि देखिए आतंकवादियों से हम कोई गुहार नहीं लगा सकते, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये लोगों के ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखेंगे, वरना वो आतंकवादी ही क्यों बनते। लेकिन जो सरकार है हमारे देश की, वो अगर आतंकवादी से जूझते हुए खुद आतंकवादी बन जाए, खुद उसके ही मोरल कोड को फॉलो करने लगे, उसी के नैतिक मूल्यों को जीने लगे, तो हम तो एक तरह से लड़ने के पहले ही हार गए हैं। ये भी एक वैलिड आर्गुमेंट है, ठीक है। लेकिन आतंकवाद से भी भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। कई जगह आतंकवादियों को एक टेंडेंसी होती है कि हीरो बना के पेश किया जाता है मीडिया के कई वर्गों में, कई बार युवा बहक भी जाते हैं, बड़ा जोशीला टाइप का लगता है। बुरहान वानी जो जम्मू कश्मीर में था, उसने उतने ज़्यादा कोई आतंकवादी हमलों में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, पर वो यंग एक लश्कर तैयबा का कमांडर था कश्मीर वैली में, और बड़े अच्छे कपड़े वपड़े पहन के AK-47 वगैरह के साथ फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालते रहता था, और यंगस्टर्स बड़ा फॉलो करते थे उसको। तो उसने एक्चुअली कितने लोगों की जान ली हो नहीं ली हो, पर उसकी वजह से घाटी में, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का बड़ा एकदम आप कहिए कि फैशन सा चल पड़ा था, तो उसको फिर मिलिट्री फोर्सेस ने मार गिराया। तब उसके समर्थन में कश्मीर वैली में बहुत लोग खड़े हुए कि उसने एक्चुअली में कितनी आतंकवादी घटनाएं की है, एक्चुअली क्या क्राइम किए हैं उसने। उसकी फोटोज, वो गन पकड़ के फोटो खिंचा रहा था, ये तो इतना बड़ा क्राइम नहीं कि उसे जान से मार दिया जाए वगैरह। इसको लेके फिर कश्मीर वैली में बड़ी हिंसा हुई थी, करीब साल भर तक हिंसा चली थी, बड़ी हालत खराब थी वहाँ पे। इसलिए इस बार जब धारा 370 वहाँ से हटाई गई तो इंटरनेट बंद कर दिया गया, पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया, और 10,000 सैनिक वहाँ एक्स्ट्रा भेज दिए गए कि वो बुरहान हवानी वाला जो सिचुएशन था वो क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, कुछ और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज को भी स्टडी करता है एनएचआरसी, और दूसरे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टडी करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, और बोलता है कि उनको हमारे देश में कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए रिकमेंडेशन बनाता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के एरिया में वो रिसर्च वगैरह करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में लिटरेसी फैलाते हैं, लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। वो एनजीओ वगैरह जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करते हैं कि उनको इंक्लूड करते हैं हर तरह के डिस्कशन में ऑन दीज इश्यूज, और भी जो भी उनको लगेगा कि इस तरह के मामलों के लिए इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। वर्किंग इसकी देखिए, ये दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर,
जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, और भी दूसरे देश के इलाकों में वो अपने ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अपने पावर ये खुद रेगुलेट कर सकता है, अपना कोड बना सकता है, इसके अंदर सारी सिविल कोड की सारी पावर है, एंड इसके जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो एक तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया होती है। वो लोगों को बुला के अंडर ओथ उनसे स्टेटमेंट लेते हैं, किसी से डॉक्यूमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगवा सकते हैं, या कोई भी और भी अथॉरिटी हो उसके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट, उनसे वो जानकारी मांग सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, कमीशन का अपना एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है जो जांच वगैरह करता है। इसके अलावा ये किसी भी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज ले सकता है फॉर द पर्पस। ठीक है, सीबीआई को बोल सकता है कि भाई आप जांच करिए, या पुलिस की एक एसआईटी को बोल सकता है कि आप जांच करिए। ठीक है, इन्होंने एनजीओ के साथ में एक इफेक्टिव कोऑपरेशन भी बना दिया है। तो इन सब के बारे में ऑनगोइंग इनकी एक रिलेशनशिप चलती रहती है एनजीओ के साथ में। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन से संबंधित जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसकी फर्स्ट हैंड जानकारी एनएचआरसी को मिलती रहती है। ठीक है, नाउ इतना तो वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? इट इज नॉट empowered टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। एक बार घटना हो गई, उसके साल भर के बाद वो जाके नहीं दे सकते, ताकि कोई इसको किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, है ना। किसी को कोई पद दे दिया गया, मान लीजिए किसी पुलिस वाले को आईजी बना दिया गया, तो कोई पहुंच गया एनएचआरसी के पास कि सर 15 साल पहले ना एक गांव में एक इनकाउंटर हुआ था, वो एक्चुअली फेक इनकाउंटर था। फिर एनएचआरसी ने उस पर जांच खोल दी, तो फिर लोगों ने कहा कह रहे इसको आपने आईजी बनाया हुआ है, इस पर तो जांच चल रही है। तो इस तरह से काफी काम रुक जाएंगे। तो जो कर रहा है साल भर के अंदर करो। इसके बारे में नोट क्या कहता है, एएम अहमदी कमेटी बनाई गई थी एनएचआरसी के द्वारा ही। उन्होंने रेकमेंड किया है कि कमीशन शुड बी एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ 1 year इफ देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर नॉट फाइलिंग द कंप्लेंट विद इन द सेट पीरियड। उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन है कि बात सही है, कई बार मामले होते हैं कि समाज के वो वर्ग, दबे कुचले वर्ग रह जाते हैं, वो कभी से कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से मीडिया तक भी बात नहीं पहुंची है। तो अगर 1 साल के बाद भी इस तरह का मामला खुलता है और ये रीजन समझ में आता है कि हाँ भाई 1 साल तक इन्होंने क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल की थी, तब उनको अलाउ किया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये भी एक रीजनेबल बात है। तो कमीशन कोई भी स्टेप ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट को कुछ रेकमेंड कर सकते हैं कि आप कंपनसेशन पे कर दीजिए विक्टिम को। ठीक है, या कर सकते हैं कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप मामला चलाइए, उनको प्रोसिक्यूट करिए, या वो रेकमेंड कर सकते हैं कि अभी जांच वगैरह चलती रहेगी, पहले इंटरिम रिलीफ विक्टिम को दे दीजिए, तुरंत कुछ उसको राहत पहुंचाइए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि इसके बारे में वो रिट ऑर्डर या किस इस तरह की चीज़ें, जैसे कोई भी कंप्लेनेंट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, रिट पिटिशन दाखिल कर सकता है, एनएचआरसी भी दाखिल कर सकता है। इसका रोल क्या है? ठीक है, तो बड़ी बात क्या है, इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनके पास रिकमेंडेशन देने की पावर है, ये किसी को सजा खुद नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये खुद किसी को भी मॉनिटरी रिलीफ जारी नहीं कर सकते कि दे दिया 50 लाख जाओ, ऐसा ये नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इनके रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी। मानना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या एक्शन लिया गया इनके रिकमेंडेशंस पे विद इन अ मंथ। ठीक है, इसके बारे में एक फॉर्मर मेंबर ऑफ द कमीशन थे, जस्टिस वीएस मलिमात। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। उन्होंने क्या कहा था, टूथलेस टाइगर कहा होगा। इट एंजॉयज ग्रेट मटेरियल अथॉरिटी एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट्स रिकमेंडेशन। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े बड़े लोग, डिग्निटरीज इसके मेंबर है कमीशन के, तो ऐसे ही उसको हवा में खारिज नहीं कर सकते उनके रिकमेंडेशंस को। अरे भाड़ में जाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता तुम क्या कहते हो, ऐसा नहीं कह सकती सरकार। ये रिकमेंडेटरी एडवाइजरी इनका रोल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा इनका जो भी केस ये फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कमीशन की लिमिटेड रोल और पावर है, जुरिस्डिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ह्यूमन राइट्स बाय द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स पे जो आरोप लगते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, इनके रिलेटेड मामलों में थोड़ा लिमिटेड रोल है कमीशन का। बहुत ज़्यादा पावर्स इनके नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस मतलब नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस, और भी दूसरी आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन जो है, पुलिस वगैरह, वो इसमें इंक्लूडेड है। एएम अहमदी कमीशन कमेटी जो खुद सेटअप की थी कमीशन ने, इन्होंने रिकमेंड किया है कि आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए, इसमें सिर्फ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स रहें और पैरामिलिट्री फोर्स ना रहें। ठीक है, क्योंकि देश के अंदर अगर पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह का देश के अंदर ही डिप्लॉयमेंट होता है, तो वहाँ फिर ऐसा नहीं आप कह सकते कि यार कर रहे हैं, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने दो, उतना मत देखो। वहाँ थोड़ा दिखना पड़ सकता है। युद्ध के मामले जो होते हैं वहाँ पर अब चलो जाने दो कि युद्ध का मामला बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, वहाँ किसी दूसरी एजेंसी को आप ज़्यादा ऑथोराइज नहीं कर सकते घुस के देखने का। ठीक है,
तो इसमें आर्म्ड फोर्सेस के मामलों में कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांग सकती है, जानकारी मांग सकती है और रिकमेंडेशन कर सकती है, और 3 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्या एक्शन लिया है बताएगी। देखिए, नॉर्मल मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर बताना पड़ता है कमीशन को कि आपके रिकमेंडेशन पर हमने क्या एक्शन लिया है। पर आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित मामलों में कमीशन आर्म्ड फोर्सेस को नहीं कह सकते कि पेश हो, हाजिर हो, गवाही दो, बयान दो, है ना, सबूत पेश करो, इस तरह की बातें नहीं कर सकती। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से जानकारी मांग सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 महीने हैं, ठीक है, इसके बारे में जवाब देने के लिए। कमीशन अपनी एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देती है या स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है। ये रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने वहां पर जाके जो रिपोर्ट ये देती है कमीशन, उसमें ये रिपोर्ट इनकी और सरकार ने क्या एक्शन लिया है ये पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करना पड़ता है। तो इसको लेके अगर मान लीजिए सरकार इग्नोर कर रही है या बहुत हल्के हल्के कदम उठा रही है, तो विपक्ष इन मामलों को लेके हंगामा कर सकता है, मीडिया में मामला रिपोर्ट हो सकता है, सरकार की छवि खराब हो सकती है। ठीक, इसका परफॉर्मेंस देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक ये मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर, बेगार खटाने वाला जो काम होता है उसके बारे में, ठीक है। फिर जो मैंने आपको बताया था पागल खानों के बारे में, रांची, आगरा और ग्वालियर वगैरह में कैसी फंक्शनिंग होती है। देखिए, पागल खाने में, जिनको पागल खाने मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ जो इनमेट्स होते हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट होगा वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंप्लेन कर सकें, ना वहाँ अंदर घुस के कोई देख रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पर होते हैं, हर जगह होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके ह्यूमन राइट्स के मामलों को घुस के कोई तो देखता, और एनएचआरसी ने किया है, ठीक है। नारी निकेतन हर जिले में, देश के हर जिले में होते हैं, गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम्स फॉर वीमेन, ठीक है। तो ये आगरा में जाकर उन्होंने देखा था इसका मामला कैसे चल रहा है, ठीक है। राइट टू फूड हमारे देश में है, उससे संबंधित मामलों में एनएचआरसी ने संज्ञान लिया था। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को रिव्यू किया था, अपने रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं कि यानी ये ऐसा नहीं है कि एक वैसा लोग बैठ के इधर सिगार फूंक रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अरे यार देश में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बिजी ये बॉडी है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर कर लिया आधे घंटे में। अगर आपने पेशेंटली सुना है इस वीडियो को, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।